तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे, भारत के प्रधानमंत्री जी हाल ही में ग्रीस की यात्रा पे गए थे, है ना। 25 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जी एक दिवसीय यात्रा पर जो है ग्रीस गए थे। इससे पहले ब्रिक्स के कार्यक्रम पे सम्मिलित हुए थे, ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन था, उसके बाद मैं अभी ब्रिक्स आपको बता दूंगा। तो 25 अगस्त 2023 को एक दिवसीय यात्रा थी, एक दिन की ही यात्रा थी और ग्रीस में गए। ग्रीस मतलब आप सभी जानते हैं जो भूमध्य सागर से, यूरोपीय देश है, भूमध्य सागर से है, पहले यूनान के नाम से भी जाना जाता था और यहीं से ओलंपिक खेलों का उद्भव हुआ है। सिकंदर यहीं से आया था और ग्रीस यूनान का संबंध भारत से बहुत ही पुराना है। तो 25 अगस्त को प्रधानमंत्री जी की एक दिवसीय यात्रा थी यहाँ पे, है ना। और जो हवाई अड्डा था यहाँ पर यूनानी विदेश मंत्री हैं ये जॉर्ज गेरापेट्रिस, ठीक है, जॉर्ज गेरापेट्रिस जो है इन्होंने स्वागत किया, ठीक है। अभी देखिए आपको पता है यूरोप की स्थिति तो खराब ही चल रही है, वहाँ पे रूस यूक्रेन वार चल रहा है और अभी हाल ही में आपको पता होगा, आप सभी लोग इस समय न्यूज़ चैनल मीडिया देख रहे होंगे कि इस समय हमास के द्वारा जब से इजराइल पे हमला किया गया है, फिर से पूरा विश्व पटल जो है युद्ध की ओर जाता हुआ दिख रहा है ना। एक गुटबंदी सी बनती हुई दिख रही है और अभी तक हमास और इजराइल युद्ध पे लगभग 1350 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, काफ़ी लोग बंधक बनाए जा चुके हैं। बहुत ही जो है एक घमासान लेवल पे युद्ध चला गया है, ठीक है। अब इजराइल पूरी तरीके से एग्रेसिव मोड पे है और जो है एक तरफ वो हमास के साथ युद्ध लड़ रहा है, दूसरी तरफ लेबनान के साथ भी युद्ध लड़ रहा है। लेबनान में भी हिजबुल्लाह ग्रुप है और हिजबुल्लाह के द्वारा भी जो है प्रॉपरली इजराइल के साथ युद्ध छेड़ दिया गया है। अब फाइनली जो है इजराइल की पूरी यही कोशिश है कि कैसे न कैसे करके हमास को ख़त्म कर दिया जाए। तो जो गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है ना, गाजा पट्टी पे वहाँ पे 20 लाख की आबादी रहती है, काफ़ी बड़ी। देखो युद्ध तो कभी भी किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमास ने 5000 मिसाइलें, सोचिए 20 मिनट के अंदर 5000 मिसाइलें दागी, कितनी लंबी तैयारी, कितनी लंबी प्लानिंग चल रही थी, है ना। तो अभी इजराइल के साथ पूरा यूरोप आके खड़ा हो गया है ना। अमेरिका आके खड़ा हो चुका है, ब्रिटेन, फ्रांस, जितने भी आपके जो न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं और जो सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर हैं वो सारे आकर के इजराइल के साथ खड़े हो चुके हैं। फिलीपींस के साथ भी बहुत सारे कंट्री आके खड़े हुए हैं और जैसे कि पाकिस्तान आपका फिलीपींस के साथ है। भारत ने भी इजराइल को समर्थन दिया है और इजराइल हमारा एक अच्छा मित्र है। ऐसा नहीं था कि हम फिलीपींस के खिलाफ थे, लेकिन एटलीस्ट भारत किसी भी तरीके की आतंकी गतिविधियों को जो है स्वीकार्यता नहीं देता है। भारत का एकमात्र देश है कि युद्ध किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। हमारी डिप्लोमेसी यही कहती है कि आप किसी भी मुद्दे को, अभी G20 शिखर सम्मेलन में आपने देखा था आतंकवाद को लेकर कितना बड़ा मुद्दा था और हमास ऐसे ही ग्रुपों में से एक है जो कि गाजा पट्टी में एक अपना खुद का शासन चलाता है। तो सोचिए ईरान की मदद, ईरान के द्वारा सबसे ज़्यादा सैन्य सहायता दी गई इस पूरे मामले में। ईरान ने भी मदद की है, कतर ने भी मदद की है और भी जितने भी वहाँ पे आसपास देश हैं, बहुत सारे देशों ने मदद की है। लेकिन आप देखेंगे जो अभी बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं, UAE जैसे है, गल्फ क्षेत्र में UAE ने जो है इजराइल का समर्थन किया है। सऊदी अरब ने खुल करके हमास का समर्थन नहीं किया है। इजराइल 4 बार युद्ध लड़ चुका है और चारों बार मिलजुल करके जो है इन सबको पराजित कर चुका है। तो मैं एक सेशन लूंगा पर्टिकुलर जिसमें आपको पूरा बैकग्राउंड बताते हुए वर्तमान परिस्थिति के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। जल्द ही वो सेशन लेकर के आऊंगा। तो अभी आपका जो है ये तो हम दूसरे मुद्दे पे चलेगा। ये मुद्दा ये है आपका, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। ये एक जो है छुप करके किया गया हमला था, एक आतंकवादी हमला था। इसको लेकर भारत ने अपना स्टैंड भी क्लियर कर दिया है। वैसे भारत के कई सारे राजनीतिक दल जो है फिलीपींस का समर्थन भी कर रहे हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स और यूनिवर्सिटी में फिलीपींस को लेकर के जो है काफ़ी लोग जो है प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट देखिए तरीका ये नहीं होना चाहिए था। फिलीपींस में हमास के द्वारा ये जो हमला किया गया, आप खुद सोचिए हज़ारों की संख्या में इजरायली मर गए और किस तरीके से हमला किया गया। तो इस तरीके की चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं, है ना। और जब भी कभी इस तरीके की घटनाएं होंगी तो निश्चित तौर पे भारत कभी भी ऐसी घटनाओं का तो समर्थन नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी भारत के प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद 25 अगस्त को कहाँ पहुंचे? ग्रीस पहुंचे, ठीक है। और जब यहाँ पे गए तो एथेंस में सैनिकों की एक कब्र है वहाँ पे, और वहाँ पर पहले श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री जी ने। और इसके बाद जो है, इससे पहले 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, अभी 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पे आएंगे, तो वहाँ पर भाग लिया था। और इसके बाद जो है
कई सारे नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी करके आए थे। ठीक है, तो एथेंस में जो है एक मतलब अज्ञात सैनिकों का मकबरा बना हुआ है, बड़ा सा युद्ध स्मारक बना हुआ है इस एथेंस में, जहां पे एक जगह है, वहां पे सिंटाग्मा स्क्वायर है ना, वहां पर जो है रॉयल पैलेस है, उसके जस्ट सामने अज्ञात सैनिकों का एक मकबरा बना हुआ है। यहां पर मतलब कई सारे जो युद्ध हुए हैं ना, उन युद्धों पर मारे गए यूनानी सैनिकों का एक कब्रगाह है बहुत बड़ा, तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले उसी कब्रगाह पे गए। तो ये मान लीजिए कभी आपसे पूछ लेता है अज्ञात सैनिकों का मकबरा, तो ये आपका यूनान में ही है और यहीं से स्टार्ट किया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्रीस की राष्ट्रपति हैं इस समय, कैटरीना सकेलापोलू है ना, तो उनसे भी मुलाकात की गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा, कैटरीना सकेलारोपोलू, एक बार नाम आप लोग लिखना चाहे लिख लीजिए, कैटरीना सकेलारोपोलू, ये ग्रीस के राष्ट्रपति हैं, उनसे मुलाकात हुई, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए इस पे काफी सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। तो एक दिवसीय प्रधानमंत्री जी की ग्रीस यात्रा हुई थी, यूनान यात्रा हुई थी। अब देखो जब कभी इस तरीके की यात्राएं होती है ना, मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूं, आप लोग भी थोड़ा सजग रहिएगा। थोड़ा सा लोकेशन देखिए ग्रीस की, कहां पर लोकेशन है। ठीक है, किसी जो है महासागर से सीमा साझा कर रहा है, आसपास कंट्री कौन सी हैं, है ना, थोड़ा सा आप लोग ज्योग्राफी में चले जाइए। ठीक है, ये थोड़ा सा टास्क आपको भी दे रहा हूं, जब भी कभी मैं करंट कोई पढ़ाता हूं तो आप तुरंत भूगोल में चले जाइए करिए, ज्योग्राफी को जरूर सर्च किया करिए। इससे क्या होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो डायरेक्टली आके निकल के आते हैं इस तरीके से। ठीक है, और IR से और वर्ल्ड ज्योग्राफी को जोड़ करके हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये एक तो यात्रा ये थी। दूसरा, आप सभी जानते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, इस बार 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। ठीक है, G20 भारत में हुआ था, ठीक है, इस बार का, और ये 15वां शिखर सम्मेलन जो है आपका ये 22 से 24 अगस्त के बीच में था। 24 अगस्त 2023 को 15वां शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का था। ठीक है, कहां पर था, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। कहां आयोजित किया गया था, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया था। ठीक है, और इस सम्मेलन की जो थीम थी वो थी ब्रिक्स और अफ्रीका। देखो 15वां शिखर सम्मेलन अफ्रीका में हुआ और इस बार G20 में अफ्रीका को भी परमानेंट मेंबर बना दिया गया। जो अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीकी संघ है, उसको परमानेंट जो है मेंबर बना दिया गया है। तो ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, दहाड़ीय विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी को लेकर के ये आपका सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। और टोटल इस बार जो है एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब ये बैठक हुई जो है 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बैठक हुई, तो 6 अन्य देशों को ब्रिक्स में शामिल किए को लेकर के चर्चा हुई। आप ये भी ध्यान रखें, अभी टोटल 5 देश हैं ब्रिक्स में। ठीक है, अभी 6 नए देशों को भी साथ में जोड़ा जा रहा है। 6 नए देश कौन जोड़ेंगे, ठीक है, एक बार मैं 6 नए देशों का नाम बोल रहा हूं, आप एक बार नाम लिख लीजिए 6 देशों का। अभी जो कौन कौन है, एक तो ब्राजील है, रसिया है, भारत है, चाइना है और दक्षिणी अफ्रीका है। ठीक है, ये टोटल है। फिर से एक बार बता रहा हूं, ब्रिक्स है, ब्रिक्स में ब्राजील है, B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और ये आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब कौन नए देश, 6 टोटल नए देश जोड़े जा रहे हैं। एक तो मिस्र को लेकर के, मिस्र को जोड़ने की बात हो रही है, तो एक आपका अफ्रीका से नए देश की एंट्री हो रही है मिस्र की। ईरान को जोड़ने की बात हो रही है, ईरान को भी ब्रिक्स का मेंबर बनाया जा रहा है। ठीक है, सऊदी अरेबिया को भी ब्रिक्स के साथ जोड़ा जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात को भी ब्रिक्स के साथ जोड़ा जाएगा, इथियोपिया को ब्रिक्स के साथ जोड़ा जाएगा और अर्जेंटीना को ब्रिक्स के साथ जोड़ा जाएगा। एक बार सारे लोग नाम लिखेगा, मिस्र, ठीक है, ईरान, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया और अर्जेंटीना। ठीक है, ये सदस्यता को लेकर के बात चल रही है और टोटल अब 11 मेंबर हो जाएंगे। जैसे ही ये सदस्यता बदलेगी 11 मेंबर हो जाएंगे। फिर इसका नाम क्या रखते हैं, ब्रिक्स प्लस रखते हैं, क्या रखते हैं देखा जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स क्या है, विश्व की उभरती हुई अग्रणी संस्थाओं का, 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसमें अभी हैं, ये विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है, और ये जो है आपकी, इसकी स्थापना जून 2006 में हुई थी। जून 2006 में इसकी स्थापना हुई थी ब्रिक्स की। क्लियर है, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें 6 नए देशों को लेकर इसका विस्तार किया जा रहा है, वैश्विक स्थिति को बेहतर बनाने को लेकर इस पे काम किया जा रहा है। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से देश इसमें जुड़ेंगे। ठीक है, टोटल 11 देश होने वाले हैं। जैसे G20 में आपने देखा 21 हो चुके हैं, अब G21 उसका नाम रख दिया गया है अफ्रीकी यूनियन के जुड़ने के बाद। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है ब्रिक्स को लेकर के। ठीक है, और ब्रिक्स से जुड़ा हुआ मैंने पिछले जो है सेशंस में और डिस्कशन की थी आपकी। तो ये आपके ब्रिक्स के नेता जो है बैठे हुए हैं शिखर सम्मेलन के अंतर्गत। ठीक है,
और ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार के द्वारा एक योजना चालू की गई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री जनधन योजना, PMJDY, है ना। वित्तीय समावेशन की सबसे शानदार योजना कब स्टार्ट की गई थी? 28 अगस्त 2000, मतलब ये 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुई थी। 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। उद्देश्य यही था कि जिन लोगों के पास बैंक खाते नहीं है उनको बैंक खाते के साथ जोड़ना। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जैसे ही सरकार बनी थी उसके तुरंत बाद जो है लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने को लेकर सबसे बड़ी और सबसे प्रभावी योजना चालू की गई थी PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना। हो सकता है आप लोगों का भी PMJDY के तहत जो है खाता खुलवाया हो आप लोगों ने, जीरो अकाउंट पे, जीरो बैलेंस पे इस पे खाता खुलता है। ठीक है, तो 28 अगस्त 2023 को 9 वर्ष पूरे हो गए इसको। 28 अगस्त 2023 को इसमें क्या हो गए आपके 9 वर्ष पूरे हो गए। ये योजना किससे जुड़ी हुई है? वित्तीय समावेशन से। कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, पीटी में पूछ लेता है, ये किससे जुड़ी है? वित्तीय समावेशन से, ये ध्यान रखना, है ना। सब तक जो है फाइनेंशियल जो है वित्त को लेकर सब तक पहुंच हो, सब जो है जो संगठित ढांचा है बैंक सब तक पहुंच पाए, इसी उद्देश्य से स्टार्ट किया गया। अब आप एक बार थोड़ा सा इसको लेकर के जो 9 वर्ष में इसकी उपलब्धियां हैं उन सारी उपलब्धियों के बारे में एक बार बताता हूं। अभी तक टोटल कितने खाते खोले चुके हैं पता है? 50 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। टोटल कितने? 9 वर्षों में 50 करोड़ अकाउंट। देश की आबादी का लगभग काफी बड़ा हिस्सा जो है इससे जुड़ा, 1/3 हिस्सा जो है इस योजना ने कवर किया है। ठीक है, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के तहत लाया गया है। बैंकों को देखे, सोचिए सरकार के आते ही बैंकों की रूपरेखा कैसे बदल गई। ठीक है, और इसमें 55.5% महिलाओं के खाते हैं। तो कभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना हो तो ये योजना आपकी महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत ही बड़ी प्रभावी योजना के तहत आप इसको देख सकते हैं। टोटल कितने खाते? 55.5% खाते महिलाओं के हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें बड़े स्तर पे जो है लोगों ने पैसा भी जमा किया है। 2 बार नोटबंदी हो चुकी, एक बार आपकी जो है 500, 1000 की नोटें बंद हुई थी, अभी 2000 की नोटें बंद की गई हैं। तो टोटल इसमें 2 लाख करोड़ रुपया, 2 लाख करोड़ रुपया इन खातों में जमा भी हो चुका है। टोटल 2 लाख करोड़ रुपया इन खातों में जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें रुपए कार्ड भी जारी किया गया था। ठीक है, और 2 लाख रुपए का जो है दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान किया गया था इसमें। तो ये एक बहुत बड़ी योजना है। ओवरऑल सिर्फ यही है सरकार का उद्देश्य कि जो वित्तीय उत्पाद हैं, वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की सब तक पहुंच सुनिश्चित कराना, ताकि पहुंच की लागत कम हो सके। और जैम त्रयी की अवधारणा है आपकी, जनधन, आधार, मोबाइल तीनों को इंटरलिंक कर दिया जाए, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया जाए। कोविड में कितना काम किया, लोगों के पास बैंक अकाउंट थे, सरकार ने सीधे पैसे भी पहुंचाए उसके तहत। तो ये एक बहुत बड़ी योजना के तहत आप देख सकते हैं, और इससे जो है सरकार ने प्रत्यक्ष हस्तांतरण को सफल बनाने का प्रयास किया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को कितने वर्ष हो चुके हैं? 9 वर्ष। और ये ध्यान रखिएगा वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना के तहत है आपकी। एक और योजना है, अभी हाल ही में ये योजना आपकी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है लॉन्च की गई है। इस योजना का नाम है लखपति दीदी योजना। ठीक है, कौन सी योजना है? लखपति दीदी योजना। जब 15 अगस्त जो है 2023 को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से 2 करोड़ महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की योजनाएं बनाई। ये किसके लिए है? पहली बात तो महिलाओं के लिए है। ये महिलाओं के लिए क्या है? ये आपकी कौशल विकास प्रशिक्षण योजना है। कौशल विकास प्रशिक्षण योजना, ये लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी योजना प्रारंभ की थी। लगभग 2 करोड़ महिलाएं इसमें प्रभावित होंगी। अब इस योजना के तहत क्या क्या है एक बार ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, महिलाओं का कौशल प्रशिक्षण किया जाएगा। ठीक है, ताकि वो प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमा सकें। 1 साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा वो कमा सकें। इसके तहत क्या किया जाएगा? महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा। किससे जोड़ा जाएगा? स्वयं सहायता समूह। ठीक है, अब स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं इसको। ठीक है, आपके सिलेबस का हिस्सा भी है। सिंपल सा है, मैं बहुत आसान भाषा में बोलता हूं। यह उन लोगों का अनौपचारिक संघ होता है, जहां लोग अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए, है ना, एक साथ इकट्ठा होते हैं। ठीक है, एक साथ इकट्ठा होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और एक तरीके से
सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर एक साथ जोड़ करके जोड़ा जाता है इसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कौशल विकास योजना है, महिलाओं को एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जाएगा इसमें, और उनको जो है कई सारे स्किल्स दिए जाएंगे। जैसे लाइक मान लीजिए बहुत सारे काम हो सकते हैं, जैसे महिलाओं को जो है कीट नियंत्रण को लेकर काम किया जा सकता है, फसल निगरानी को लेकर के कौशल दिए जा सकते हैं। इसके बाद महिलाओं को एलईडी बल्ब बनाने को लेकर बात है, प्लम्बिंग को लेकर के बात है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि महिलाएं कर सकती हैं, ठीक है। तो कौशल स्किल डेवलपमेंट दिए जाएंगे जो वर्तमान में इस समय व्यापार बिजनेस में नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, उन इनोवेशंस के साथ महिलाएं जुड़ पाएं, उस उद्देश्य के तहत जो है आपका लखपति दीदी योजना शुरू किया गया है। तो ये योजना ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है लखपति दीदी योजना। कौन सी योजना? लखपति दीदी योजना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें महिलाओं को जो है क्या करना है, एक साल में 1 लाख रुपए मिनिमम वो कमा सकें, उस आधार पर उनका स्किल डेवलपमेंट करना है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 अगस्त को ये योजना आपकी लाल किले के प्राचीर से प्रारंभ की गई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट, ठीक है, लखपति दीदी, ठीक है, महिलाओं को लखपति बनाने के लिए योजना चालू की गई। अब देखिए, मैंने आपको इससे पहले बहुत सारे सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास, ये सब बताए थे। अब आप लोग एक चीज समझेंगे, जो हाल ही में परिस्थितियां हैं पूरे विश्व पटल में, आपको इसका महत्व पता चल जाएगा कि सैन्य अभ्यासों का क्या महत्व होता है ना। देश की सेनाएं कैसे युद्ध के लिए तैयार होती रहती हैं, अभ्यास करती रहती हैं, समझ रहे हैं। यदि ये अभ्यास ना करें ना, तो सोचिए हालत क्या हो जाए, है ना। कोई भी आतंकी समूह, कोई भी देश किसी के ऊपर हमला कर दे, हमारी स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं है। हम दो तरफ से न्यूक्लियर देशों से, जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, उनसे जुड़े हुए हैं। चीन की फौज तो आपको पता ही है ना, और 75 वर्षों के इतिहास में कितने बार युद्धों को झेल चुके। देश आज़ाद हुआ 1948 में, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से युद्ध हुआ, फिर इसके बाद 1965 में युद्ध हुआ, 1962 में चीन से युद्ध हुआ, 1972 में युद्ध हुआ। आप ये मत सोचिएगा कि फ्यूचर में कोई युद्ध नहीं होगा। हाँ, 1971 में था युद्ध, फिर 1999 में कारगिल की समस्या आई, कितने सारे आतंकवादी हमले हुए हैं। तो हम तो एक आग में खुद बैठे हुए हैं। आज के टाइम पे क्यों नहीं हम इजराइल का समर्थन करेंगे, क्योंकि हम भी उसी आग में बैठे हुए हैं। पूरा पीओके भरा हुआ है मिलिटेंट से। और इस तरीके के मामलों में यदि हम मान लीजिए हमास का समर्थन मान लो हम करते हैं, तो आप खुद सोचिए कि जो हमारे यहाँ पे ये प्रोत्साहित हो जाएंगे। सरकार को जो है अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखना चाहिए। हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से यही मदद चाहते हैं ना, कि भाई देश की आतंकवादी हमले देश में होते हैं तो देश को जो है हमेशा बचाया जा सके, है ना। तो देश के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी, अब पूरा कश्मीर को देखिए कितना बुरा हाल था हमारे कश्मीर में। तो आतंकवादी हमलों से तो हम लगातार जूझे हैं, कितने हमले लगातार हुए। पुलवामा देख लीजिए, अभी हाल ही का हमला है, कोई बहुत पुराना नहीं है, ठीक है। तो हमले अभी कश्मीर में हमला हुआ है, कितने सारे हमारे देश के सैनिक शहीद हो गए। नक्सली हमले इतने सारे होते रहते हैं। आप मणिपुर की हालत देख लीजिए, मणिपुर में तो चलिए वहाँ पे जनजातीय हिंसा है, लेकिन वो भी हर चीज, हिंसा का कोई भी रूप अपने आप में बहुत खराब है, ठीक है। तो भारत जो है सीमावर्ती क्षेत्रों से सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान की पूरी बॉर्डर, चाइना की पूरी बॉर्डर, म्यांमार की पूरी बॉर्डर असुरक्षित है, नेपाल की बॉर्डर भी असुरक्षित है, कोई भी घुस आता है, ठीक है। तो इसलिए भारत को चाहिए कि बहुत जो है सजगता के साथ, इसीलिए युद्धाभ्यास होते हैं, ठीक है। एक युद्धाभ्यास है, इसका नाम है, अब युद्धाभ्यास देख लेते हैं। एक युद्धाभ्यास होता है आपका त्रिलाट। त्रिलाट, त्रिलाट ये 3 देशों के बीच में है, ठीक है। इसको बोलते हैं IMT त्रिलाट, IMT त्रिलाट। ये आपका जो है नौसेना अभ्यास है, नौसेना अभ्यास है, और ये 3 देशों के बीच में होता है। नौसेना अभ्यास है। 3 देश कौन कौन से हैं? एक तो भारत है, ठीक है, दूसरा मेडागास्कर है, ठीक है, मेडागास्कर नहीं, मेडागास्कर के बगल में ये मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, और दूसरा तंजानिया, तंजानिया, ठीक है। ये आपके अफ्रीकन कंट्री हैं दोनों के दोनों। इनके साथ जो है हम जो है कौन सा सैन्य अभ्यास करते हैं? त्रिलाट, ध्यान रखिएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका मोजाम्बिक है यहाँ पे, है ना, और इधर ऊपर देखेंगे ये आपका तंजानिया है, ठीक है। ये वाला देखेंगे ये तंजानिया है आपका, ठीक है। तो यहीं पे मेडागास्कर के पास ये सैन्य अभ्यास आपका हुआ है, ठीक है। तो ये सैन्य अभ्यास क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास है। अगला है टाइगर ट्रायम्फ, टाइगर ट्रायम्फ, ठीक है। अगला सैन्य अभ्यास कौन सा है? टाइगर ट्रायम्फ, ठीक है। टाइगर ट्रायम्फ कौन सा है? भारत और अमेरिका के बीच में सैन्य अभ्यास होता है। ये आपका एक तरीके का
डिजास्टर रेस्क्यू जो है आपका सैन्य अभ्यास है। मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है आपका डिजास्टर आ जाए तो मानवीय सहायता करने के लिए, आपदा राहत के लिए भी ये सैन्य अभ्यास किया जाता है। अभी हाल ही में इसका दूसरा जो है संस्करण विशाखापट्टनम में हुआ था आपका 2022 में। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, टाइगर ट्रायम्फ। ठीक है, ये आपका अमेरिका के साथ होता है, भारत अमेरिका। आपको बस ये याद रखना है कि किसके साथ है, भारत अमेरिका, टाइगर ट्रायम्फ। और यदि न्यूज़पेपर में आता रहता है कि ये सैन्य अभ्यास हुआ, ये सैन्य अभ्यास हुआ, तो आप तुरंत उसको डेट वगैरह लिख लेंगे कि कौन सी डेट में कौन सा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला फिर है आपका, अगला सैन्य अभ्यास है आपका सिम्बेक्स। सिम्बेक्स 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 एक नौसेना अभ्यास है। यह आपका नेवी का अभ्यास है और नौसेना अभ्यास होने के साथ साथ ये भारत और सिंगापुर दो के बीच में हुआ है। भारत और सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के बाद साथ हुआ है सिम्बेक्स, नौसेना अभ्यास है। कैसा अभ्यास है, नौसेना अभ्यास। इसके बाद है आपका इब्सामार। अगला है इब्सामार, अगला सैन्य अभ्यास है इब्सामार। ये भी आपका जो है इसमें कई सारी देशों की नौसेनाएं जुड़ी हुई हैं। इब्सामार, इब्सामार, इब्सामार में कई सारे देशों की नौसेनाएं जुड़ी हुई हैं। एक तो भारत है आपका, ठीक है, भारत के साथ ब्राजील है और दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स के 3 देश हैं आपके, ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका। ब्राजील, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच में इब्सामार होता है, इब्सामार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इब्सामार। क्लियर, इसका भी 7वां संस्करण हुआ था, तो इब्सामार 7 था, ऐसे करके लिखा रहेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला भी आपका जो है नौसेना अभ्यास है आपका ये, और ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ये बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है, कई सारे देश मिलकर के लड़ते हैं। इसका नाम है अभ्यास ककाडू। ककाडू, अभ्यास ककाडू, ये एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। अभ्यास ककाडू बहुराष्ट्रीय है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में आपका ये आयोजित हुआ था अभ्यास ककाडू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। और भारत भी इसमें सम्मिलित हुआ था अभ्यास ककाडू के अंतर्गत। नेक्स्ट अगला चलते हैं। अगला सैन्य अभ्यास है आपका, हाँ, अगला ये भी आपका सैन्य अभ्यास है बिनबैक्स। ठीक है, बिनबैक्स में एक्स बिनबैक्स बोलते हैं इसको, एक्स बिनबैक्स। ये आपका भारत और वियतनाम की नौसेना के बीच में होता है। भारत वियतनाम नौसेना। देखिए, मैंने पिछले सेशन में आपको कई सारे ऑपरेशन बताए थे कि कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो कि भारत सरकार के बीच में होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। सैन्य अभ्यास है, युद्ध अभ्यास है। ठीक है, तो बिनबैक्स किसके साथ होता है, भारत वियतनाम की नौसेना के साथ बिनबैक्स हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है सभी को। बिनबैक्स किसके साथ हो रहा है, भारत और वियतनाम की नौसेना के साथ। बिनबैक्स हो गया आपका। बिनबैक्स के बाद अभ्यास ककाडू, मैंने आपको बताया एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत भी सम्मिलित हुआ। इसके बाद इब्सामार आपका भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच में इब्सामार है। इसके बाद आपका जो है यहाँ पर सिम्बेक्स, सिम्बेक्स आपका भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। इसके बाद टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका के बीच में। ये आपका जो है जब मानवीय आपदा वगैरह कोई आती है तो आपदा वगैरह के लिए ये आपका सैन्य अभ्यास होता है। ये आपका भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक, इनके बीच में त्रिलाट सैन्य अभ्यास था। ठीक है, तो ये तो आपके सारे सैन्य अभ्यास हो गए। लखपति दीदी योजना मैंने बताया कि महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट दे करके भारत सरकार उनको क्या करना चाह रही है कि वो उनकी प्रति वर्ष जो है आय बढ़े, इनकम बढ़े, इस तरीके का कौशल प्रशिक्षण उनको दिया जाए। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा लखपति दीदी योजना और एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चालू की गई थी। विश्वकर्मा योजना के बारे में आपको बता चुका हूं पहले ही। ठीक है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हमारी चर्चा हो चुकी थी। तो लखपति दीदी योजना हो गई आपकी। नेक्स्ट है ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। 50 करोड़ जनधन अकाउंट आपके खोले जा चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो जनधन योजना वित्तीय समावेशन से जुड़ी हुई योजना है, इसके बारे में चर्चा हो गई हमारी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इस बार का 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब ब्रिक्स का विस्तार किया जा रहा है। ब्रिक्स में 6 नए देश जोड़े जा रहे हैं, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और अर्जेंटीना। ये 6 देशों को और जोड़ने जा रहे हैं ब्रिक्स में। अब टोटल ब्रिक्स की संख्या अगले साल से संभवतः 11 हो जाएगी।
ठीक है, 2024 में शायद ये संख्या 11 हो जाएगी, क्योंकि 6 देशों को और मेंबरशिप देने की बात इसमें हुई है। प्रधानमंत्री जी ग्रीस की यात्रा पे गए थे, है ना, 1 दिवसीय ग्रीस की यात्रा हुई थी। तो ये हमारे करंट अफेयर्स को लेकर आज कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा थी। आप सभी लोग करंट अफेयर्स को लेकर इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। जितना आपको पढ़ाता जाऊं इतना आप रिवीजन करते जाइए, फिर आप देखिए कैसे आपका करंट अफेयर्स का एक एक सेगमेंट आपका पूरा कवर हो जाएगा। कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं और बहुत शानदार तरीके से पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट कराऊंगा। आपका एग्जाम जब भी होगा, अगले साल होगा, अभी है, जब भी है, आप मेरे करंट अफेयर्स के अभी तक के सेशन देख लीजिए। आप बताइएगा एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, जो पढ़ा रहा हूं उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इन डिटेल में, क्योंकि मैं कोई भी महत्वपूर्ण बात छोड़ ही नहीं रहा हूं और ये बहुत सिलेक्टेड करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए